हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। मैं हूं जेपी सिंह और अब हम शुरू करेंगे बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं लेक्चर लाने में आपके लिए थोड़ा सा लेट हो गया हूं। मैं सोच रहा था आपको कई दिन पहले से लेक्चर दूं, मगर आप देर से आए हैं तो दुरुस्त आए हैं। आपको रोज ही वीडियो मिलेगी और मैं जो आपको यहाँ समझाने वाला हूँ वो मैं आपको समझाने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। जो हमारी सबसे पहली यूनिट है वो हमारी यूनिट फर्स्ट है। इसका भी हम पहले ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेटल लिगैंड बॉन्डिंग। ठीक है, तो मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहल की यूनिट है। पहल की यूनिट है हमारी मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब हम पढ़ते हैं इसका पहल का क्वेश्चन। तो जो हमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विल बी। हिंदी में पढ़िएगा, समझिएगा हिंदी में। वर्गाकार समतलीय संकुल यौगिकों में विभिन्न डी कक्षकों का बढ़ता क्रम है। चार ऑप्शन हमें मिले हुए हैं, ये चार ऑप्शन हमें यहाँ मिले हुए हैं। तो याद रखिएगा, हमें सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, जो एक वर्ड लिखा हुआ है इसे आप बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा। मैं आपको नोटिस कराता चला जाऊंगा, यहाँ से ही आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। देखिए यहाँ इसमें लिखा हुआ है वर्गाकार समतलीय, आप यहाँ से समझिएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये वे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, चार ही किनारे इनके होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जब हम इसकी बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ जो हमारे पास में मेटल होता है, मेटल प्रेजेंट होता है जो हमारे पास में होता है एक्स और वाई। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है एक्स, सॉरी ये यहाँ से बनेगा एक्स, ये वाई, और यहाँ से हमारा क्या जाएगा ये जेड। तो मेटल जो प्रेजेंट है वो है एक्स वाई प्लेन पे। जो एक्स वाई प्लेन है ठीक है, मैं बताता हूं आपको। देखिएगा, ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में है वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स है, ये हमारे पास में वाई हो गया, या एक्स वाई कोई से मान लीजिएगा, और ये हमारे पास में कौन सा हो गया जेड, एक्स वाई जेड। इस टाइप से ये हमने बनाए हुए हैं। तो ये हमारे पास में एक्स वाई प्लेन है, यही हमारे पास में क्या है लिगैंड भी है, और इसी एक्सिस पे हमारे पास में क्या है मेटल भी है, इस वाले एक्सिस पे। तो ये क्या होगा, जो जेड एक्सिस पर प्रेजेंट लिगैंड है उन्हें हटाने के लिए जो हमारे पास में एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, प्लेन का मतलब होता है तल। ठीक है, जो प्लेन है इसका मतलब क्या होता है तल। ठीक है, इस तल पे हमारे पास में क्या है प्रेजेंट लिगैंड भी है, और इसी तल पे हमारे पास में मेटल भी है। ठीक है, मेटल और लिगैंड दोनों है। तो ये मेटल और लिगैंड क्या काम करते हैं, जो जेड एक्सिस पर प्रेजेंट लिगैंड है उसे हटाने के लिए रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। इस रिपल्सन फोर्स के कारण क्या होता है, जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हुई, इसकी। देखिए हम इससे ही ज्ञात करके लगा सकते थे पता कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम इसे लगा देंगे सी को, सी ऑप्शन हमारा सही है। मगर फिर भी पढ़िएगा इससे आगे, इसके बाद में किसकी एनर्जी अधिक होगी, इसके बाद में जो एनर्जी ज्यादा होगी वो एनर्जी किसकी आ जाएगी, वो एनर्जी हो जाएगी किसकी, एक्स वाई की। ठीक है, इसके बाद में जो एनर्जी आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, एक्स वाई की आ जाएगी। और ये जो बाकी और होंगे, जैसे कि हमारे पास में ये था डी वाई जेड, सॉरी डी वाई जेड और डी जेड एक्स और डी जेड स्क्वायर, इन दोनों की ऊर्जा लगभग समान हो जाएंगी, और डी जेड स्क्वायर की भी। क्यों, क्योंकि इन पे इतना ज्यादा प्रतिकर्षण, इतना ज्यादा रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा। तो हमारा जो इसका आंसर सही है वो कौन सा है, हमारा सी है। ठीक है, डी जेड एक्स इक्वल टू डी वाई जेड, और इसके बाद में ग्रेटर लेस देन डी जेड स्क्वायर लेस देन डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये सबसे अधिक एनर्जी होगी किसकी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें वो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल एकदम क्या है, सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एज ए लिगैंड Cl माइनस इज, कि लिगैंड के रूप में Cl माइनस है। Cl माइनस कैसा है लिगैंड के रूप में, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ओनली सिग्मा डोनर, केवल सिग्मा दाता है। ओनली पाई डोनर, केवल पाई दाता है। बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर, सिग्मा तथा पाई दाता दोनों हैं। ए सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर, एक सिग्मा दाता और पाई ग्राही है। ठीक है, ये एक सिग्मा दाता अर्थात सिग्मा देने वाला है,
और पाई को एक्सेप्ट करने वाला है। चलिएगा 1 मिनट के लिए आपको समझ में आ जाएगा। Cl बना लेते हैं और Cl माइनस ही बना लेते हैं। ये हमने बना लिया Cl माइनस। Cl माइनस का जो आउटर मोस्ट सेल है, जो लास्ट की सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि बना लेता है NaCl भी बना लेता है, KCl भी बना लेता है। NaCl KCl टाइप के कंपाउंड्स बना लेता है। तो इन टाइप्स के कंपाउंड में Na और Cl के बीच में जो मैं अगर आपको समझाऊंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, मगर यहाँ आयोनाइजेशन बॉन्ड है, H के साथ में बनाइएगा HCl बन जाएगा। तो कितना आया? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसा होता है? सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया इसने। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इसने बना दिया है। इसका मतलब क्या है? ये सिग्मा दाता है। अब चेक करते हैं कि पाई दाता है या नहीं है। ठीक है, पाई डोनर है या नहीं है? केवल सिग्मा डोनर ही है। पाई डोनर के लिए भी चेक कर लेते हैं। जब हम इसे पाई डोनर के लिए चेक कर लेंगे तो हम इसे किसी लिगैंड के रूप में चेक करेंगे। हमें पता है इसके पास में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं मेरे भाई। ये जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं इन्हें ये डोनेट कर सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े को डोनेट कर सकता है, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े को डोनेट कर सकता है तो ये पाई बॉन्ड भी बना सकता है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ये यूज कर सकता है। ठीक है, किसी एक एटम के साथ में। जब ये करेगा तो याद रखिएगा ये पाई भी है और सिग्मा भी है। ठीक है, ये पाई और सिग्मा डोनर दोनों है। पाई भी दे सकता है और सिग्मा भी दे सकता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका। इसका ऑप्शन है सी, बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि चतुष्फलकीय लिगैंड क्षेत्र के जो कक्षक होते हैं हमारे पास में, इसमें डी कक्षकों का विखंडन इस प्रकार से होता कि ऊर्जा के क्रम में ऊर्जा के क्रम में इस प्रकार होगी। क्या होगा ऊर्जा का क्रम? क्वेश्चन 4 हमसे पूछा हुआ है। इसके 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, इसने हमसे पूछा हुआ है। अब पहले तो आपको ये पता नहीं होगा या पता है तो बहुत अच्छी बात है कि विखंडन क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है विखंडन इस प्रकार से होता है कि ऊर्जा क्रम में इस प्रकार होगी। मैं आपको समझा देता हूं। अभी आपने पढ़े होंगे, थोड़ा सा समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। बाकी आप जब क्लास में पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे, मैं आपको वहां क्लियर कराता रहूंगा। ऑनलाइन भी पढ़ाता रहूंगा, वहां भी आप देखिएगा। हमारे पास में है डी ऑर्बिटल्स। जब हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल की, तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वे कितने होते हैं? जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं प्यारे बच्चों, वे डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5। तो डी ऑर्बिटल्स की टोटल वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। 1 2 3 4 5 5 होते हैं। इसमें कितना होता है? डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर होता है। ये 5 होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब हम इन्हें लिगैंड क्षेत्र में लेके जाते हैं, लिगैंड फील्ड में लेके जाते हैं किसी डी ऑर्बिटल को, तो ये कुछ ऑर्बिटल्स तो क्या होता है लिगैंड के सीधे सीधे संपर्क में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। जो सीधे सीधे संपर्क में आते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जो सीधे सीधे संपर्क में नहीं आते हैं वे स्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी घट जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो डी ऑर्बिटल है उसका विखंडन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, वो टूट जाता है। ठीक है, 2 पार्ट्स में। एक पार्ट होता है उसका कौन सा? T2G, जिसमें 3 आएंगे, DXY, DYZ, DZX, और एक होता है उसका EG। इसमें इसके 2 पार्ट्स आ जाते हैं, DX2 Y2 और DZ2। तो स्प्लिटिंग तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा। ये विखंडन जो है इस प्रकार से होता है कि ऊर्जा के क्रम में इस प्रकार होगी। किस प्रकार का ऊर्जा का क्रम होगा? तो याद रखिएगा, ये जो हमें इन्होंने जो समझा रखा है, जो हमसे पूछ रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं? ये हमसे पूछ रहे हैं चतुष्फलकीय लिगैंड क्षेत्र में। तो जो चतुष्फलकीय लिगैंड क्षेत्र होगा, इसमें जो EG तथा T2G ऑर्बिटल्स की ऊर्जाओं का अंतर होता है वो होता है डेल्टा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। हाँ, ठीक है। तो इसमें होता है जो T2G होता है, इसकी जो ऊर्जा होती है ये क्या होती है? अधिक हो जाती है। किससे? EG से। तो याद रखिएगा जो T2G की ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। किससे? EG से। कहाँ? क्रिस्टलीय क्षेत्र में। इसका कारण क्या होता है कि जो EG होता है वो दूर होता है लिगैंड से, और जो T2G होता है वो लिगैंड के कैसा होता है? पास होता है। जो लिगैंड के पास होगा उस पर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण अधिक लगेगा। जिस पे प्रतिकर्षण अधिक लगेगा उसकी एनर्जी भी अधिक हो जाएगी। तो एनर्जी अधिक किसकी होगी? T2G की, और कम किसकी हो जाएगी? EG की। देखिएगा इसका ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा ऑप्शन 3 की T2G की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। किससे? EG से। फिर इसके बाद में अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, इफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डेल्टा O and pairing energy is P, low spin complex are formed when
क्या होगा? ऑप्शन नीचे आएंगे। यदि क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन ऊर्जा का मान डेल्टा O एवं युग्मन ऊर्जा का मान P है तो निम्न संकुल यौगिक की प्राप्ति होगी। पहले तो ये समझ लीजिएगा कि जो निम्न संकुल होता है वो किस में होता है, या उच्च चक्रण निम्न चक्रण, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसके 4 ऑप्शन देखते हैं, हम इसका यहीं से ही क्लियर इसमें करा देंगे। हमसे पूछा हुआ है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, डेल्टा O लेस देन P, डेल्टा O ग्रेटर देन P, डेल्टा O इक्वल टू P, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अष्टफलिकीय यौगिक होते हैं इनमें Eg तथा T2G ऑर्बिटलों की जो ऊर्जा का अंतर होता है, सबसे पहले हम उसे प्रेजेंट करते हैं किससे? उसे हम प्रेजेंट करते हैं किससे? DQ से। ठीक है, इसे हम DQ से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसे डेल्टा O से ही प्रेजेंट करें। और इस कंडीशन में, जो कंडीशन इसने हमसे पूछी है, इस कंडीशन में हमेशा जो डेल्टा O का मान होता है, जो वैल्यू होती है डेल्टा O की, वो ग्रेटर देन कितनी आती है? P। P क्या होता है? P होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। P बराबर क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जो पेयर बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उससे हमेशा ही इसकी वैल्यू किसकी आती है? वैल्यू ज्यादा आती है किसकी? डेल्टा O की। अब ये डेल्टा O क्या है? ये डिफरेंट है, सॉरी डिफरेंस है किसका? Eg का और T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी का। जो Eg और T2G मैं आपको समझा रहा था अभी, उन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोल देते हैं? डेल्टा O। किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते डेल्टा T बोल देंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो SP बोल देंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा सही है हम इसमें बता चुके हैं। इसका हमारा जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा है? B है। ठीक है, तो डेल्टा O ग्रेटर देन P। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द ज्योमेट्री ऑफ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। हमसे पूछा गया है कि जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी जो स्ट्रक्चरल है, जो स्ट्रक्चर है उसका वो कैसा है। तो यहाँ तो हम सीधे सीधे मैं आपको बता सकता हूँ कैसा है, अष्टफलकीय। कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ से भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आपने लिख दिया यहाँ D2sp3, कितने D यूज हुए हैं? 2। S का यूज हुआ है 1, P के कितने ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं? 3, इक्वल टू 6 ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं। किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन किससे हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के जोड़े से। आपने लिए हैं 6 इलेक्ट्रॉन के जोड़े। जब आपने 6 इलेक्ट्रॉन के जोड़े लिए हैं तो इसका मतलब ये है 6 खूंट से, 6 किनारों से जुड़ गए हैं। ठीक है, जो मेटल है वो किससे जुड़ा हुआ है? 6 किनारों से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे हम किसकी? सॉरी, वैलेंसी की। जो सेकेंडरी वैलेंसी है, या मैं बात करूंगा इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कितना है इसमें? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किसका आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, अष्टफलिकीय का। तो ऑप्शन हमारा B सही है इसका। ठीक है, जो ऑप्शन हमारा B है इसका वो सही है, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलिकीय। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो जो अगला क्वेश्चन है वो उसमें हमसे CFSE निकलवा रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, CFSE फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन इज। क्या है? निकालनी पड़ेगी हमें, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उच्च चक्रण D4 अष्टफलकीय संकुल आयन का CFSE मान क्या होगा? तो मान हमें कुछ दिए हुए हैं, ये मान हमें दिए हुए हैं, तो मान तो मैं आपको उसका ऐसे ही बता दूंगा, -6 DQ होगा। कैसे होगा 6 DQ? इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, D4 बनाना भी पड़ेगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कैसे निकल के आएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो इसका फॉर्मूला होता है -0.4 m प्लस 0.6 n ब्रैकेट क्लोज प्लस, सॉरी यहाँ आएगा इसमें डेल्टा O, क्योंकि अष्टफलकीय है, ऑक्टाहेड्रल है, डेल्टा O प्लस RP। अब हमें कितना दिया हुआ है? यहाँ D4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें यहाँ D4। तो D4 के लिए आप इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। ठीक है, इन्होंने हमें कहा, क्या कहा है यहाँ? उच्च चक्रण है। जब ये उच्च चक्रण है तो जो लिगैंड क्षेत्र होगा, जो लिगैंड की जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी? वो हुंड के नियम के अनुसार होगी। ठीक है, हुंड के नियम के अनुसार होगी। क्यों? क्योंकि जो लिगैंड क्षेत्र हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? दुर्बल। इन्होंने लिखा हुआ है ना उच्च चक्रण, तो उच्च चक्रण होता है दुर्बल लिगैंड क्षेत्र में, और दुर्बल लिगैंड क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो हुंड के नियम से ही भरेंगे। तो पहले हम 3 बना लेते हैं, इसमें T2G बनाएंगे, फिर हम बना लेंगे Eg 1 2 3, और इसके साथ साथ ही हमने यहाँ क्या बना दिया है? Eg। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर दीजिएगा, 1 2 3, और 1 इलेक्ट्रॉन भरिएगा किसमें? Eg में। ये जो Eg के इलेक्ट्रॉन है इनकी तो मल्टीप्लाई करनी है। ये जो Eg के इलेक्ट्रॉन है ये तो वैल्यू है किसकी? n की। ठीक है, और ये जो आपने शुरू में लिखे हुए हैं, ये जो ये हमारे पास में Eg में मिले हुए हैं हमें इलेक्ट्रॉन,
ये हमारी वैल्यू है m की, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। और ये जो rp है इसकी वैल्यू जब आपको रखनी होगी तो याद रखिएगा ये है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर पेयर कोई नहीं है तो p की वैल्यू 0 रख देंगे, 0 हो जाएगा बाद का। पेयर 1 है तो 1 रख देंगे, 1 आर आ जाएगा, ठीक है। 2 रख देंगे तो 2 आर आ जाएगा, इसी टाइप से आएगा। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ कितना रख देंगे हम इसमें 0.4 इंटू 3, ये माइनस में है, प्लस 0.6 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, डेल्टा ओ बाहर लिया हुआ है इससे, प्लस में r इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास में, ये हमारे पास में आ जाएगा बाद में कट फिटने के बाद में, या लिख लीजिए आप इसमें माइनस के 1.2 प्लस के 0.6 आउट ऑफ ब्रैकेट कितना था यहाँ हमारे पास में डेल्टा ओ, या फिर इसके बाद में आ जाता है इसमें से घटा के 0.6, वो भी काहे के माइनस के डेल्टा ओ। अब हमें पता है क्या, जो डेल्टा ओ होता है इक्वल होता है किसके, tan डी क्यू के। हमने क्या काम करा है, जो हमारे पास में डेल्टा ओ की वैल्यू आई है ये हमने यहाँ पुट करी, tan डी क्यू के बराबर होता है, तो यहाँ हमने इसमें ये वैल्यू रख दी, तो हमारा जो मान हो जाएगा, जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 0.6 इंटू tan डी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी 6.06 माइनस 6 डी क्यू। तो हमारा जो आंसर है इसका वो कौन सा है, फर्स्ट आंसर है माइनस का 6 डी क्यू। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो जो हमारे पास में अगला क्वेश्चन है वो हमारा अगला क्वेश्चन है 7, आइडेंटिफाई द ऑर्डर रिप्रेजेंटिंग इंक्रीजिंग पाई एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स। निम्नलिखित लिगेंडों को पाई अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में पहचानिए। तो बढ़ते हुए क्रम में हमें इन्हें पहचानना है, तो याद रखिएगा इसमें जो सबसे अधिक एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है, CO की, ठीक है। फिर इसके बाद में किसकी होती है, C2F4 की, फिर इसके बाद में C2H4 की, और सबसे बाद में होती है किसकी, NC2H5 का होल्थिराइज की। जिसके पास में भी ये CH3 जुड़ेगा उसकी अम्लीयता कम हो जाएगी, डबल बॉन्ड बढ़ेगा और बढ़ेगी, फ्लोरीन जुड़ेगा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर CO जुड़ गया तो बहुत ही ज्यादा उसकी हो जाएगी। तो इसमें जो आपका क्रम होगा क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो क्रम आप आराम से निकाल सकते हैं। आपका कौन सा होगा, डी होगा। सबसे पहले कौन आ जाएगा, NC2H5 का होल्थिराइज, C2H4, C2F4 और बाद में CO, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा हुआ है, हमसे पूछ लिया गया है कि द डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी क्या है, ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट है T2G का और EG का, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये हमें कॉम्प्लेक्स मिले हुए हैं, फॉलो द ऑर्डर, निम्नलिखित संकुलों A, B और C के डेल्टा टी का क्रम होगा, ठीक है। डेल्टा टी इनकी एनर्जी का क्रम क्या होगा, तो इनकी एनर्जी का जो क्रम होगा वो एनर्जी सबसे पहले किसकी आ जाएगी, C की आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो NCS है इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कैसी है, सबसे ज्यादा है। इसके बाद में किसकी आ जाएगी, Cl की आ जाएगी, इसके बाद में किसकी आ जाएगी, Br की आ जाएगी। चलिए देख लीजिएगा इसका आंसर इन्होंने हमसे सर्च करने के लिए क्या रखा है कि बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले कौन आएगा, C आएगा, C के बाद में B आएगा, B के बाद में कौन आएगा, A, ठीक है। तो आंसर इसका देख लेते हैं कौन सा है, C, A और A के बाद में B है, ठीक है। फर्स्ट आंसर इसका ही है। क्यों, क्योंकि इसकी एक वैल्यू होती है, इसका एक क्रम होता है, वो होता है B माइनस, ठीक है, लेस देन किसके आ जाएगा, Cl माइनस के, और Cl माइनस लेस देन किसके हो जाएगा, NCS के। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो यह सब हमें मिलेंगे कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, वहां से हमें पता चलता चल जाएगा। फिलहाल आप क्वेश्चन में यहां से भी याद करते चले जाइएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमें ये ऊर्जा दी गई है इसमें, द रिलेशन इन एनर्जी बिटवीन डेल्टा SP, डेल्टा O, डेल्टा T इज, कि इनमें रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन कुछ इस टाइप से हमें दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं इनमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो किसकी होती है, वो DSP की होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 13DQ। बात करेंगे इसकी तो इसकी वैल्यू होती है किसकी, 10DQ, और बात करेंगे इसकी डेल्टा टी की तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, 4.5DQ, सॉरी 4.5DQ। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी हुई, SP की, इसके बाद में डेल्टा O की, इसके बाद में डेल्टा T की। तो सबसे ज्यादा वैल्यू डेल्टा SP की है, तो शुरू के 2 ऑप्शन में से एक हो सकता है। फिर डेल्टा O आ गया, अब हमारा तो पहला ऑप्शन ही क्लियर है कि जो फर्स्ट ऑप्शन आया हुआ है, जो A आया हुआ है, वही क्या है हमारा, वही इसका आंसर है, ठीक है। और इसे ही हम क्लियर करके देख लेते हैं, ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो आप यहां से भी याद रख सकते हैं कि जो डेल्टा SP है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, वो आती है 13DQ। जो डेल्टा O है इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है,
डी क्यू, कभी कभी रिलेशन भी निकालने के लिए आ जाता है। और जो डेल्टा टी है इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 4.5 डी क्यू। ठीक है, इससे आप इनके डेल्टा ओ का मान भी निकाल सकते हैं, रिलेशन कर करके भी निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 10 इन कॉम्प्लेक्स इतने में द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज, संकुल योगी कितने में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चलिएगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रखे हैं और कुछ ऑप्शन इन्होंने हमें दिए हुए हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइएगा इसमें एफ पर कितना चार्ज है, सपोज कीजिएगा कितना चार्ज है, कितना है, ये एक ब्रैकेट यहाँ हो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो मैं बता दूंगा जो एफ पे चार्ज है वो कितना है +2 चार्ज है। ठीक है, +2 चार्ज है। एफ में अमूमन डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, एस के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, डी में कितने होते हैं 6 होते हैं। लिगेंड आपको यहाँ कौन मिला हुआ है CN मिला हुआ है। CN एक कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो बैक बॉन्डिंग होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे डी में 3 में चले जाएंगे और क्या बना लेंगे जोड़े 1 2 3 4 5 हो गए ना 5 3 4 5। फिर इसके बाद में हमारा 3D के बाद में कौन बनता 4s के बाद में कौन बनता है 4p। तो s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और p तक भी जाएंगे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा 1 2 3 4 5 6, कितने जुड़े हुए हैं इससे 6 CN, तो 1 फिर 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से इससे जुड़ गए हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया है D2sp3। एक क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ था इस पे। ठीक है, बताइएगा इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो 0 है, ए ऑप्शन है हमारा इसका। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 0 है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में वो अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द हाईएस्ट कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट CFSC, निम्नलिखित में से किस कंपाउंड की अधिकतम CFSC है। चलिएगा बात करते हैं इनमें से। ये हमें कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो कंपाउंड हमें दिए हुए हैं इसके लिए हमें इसमें स्पेक्ट्रम श्रेणी जो सीरीज है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। सबसे कम किसकी होती है I की, फिर I से ज्यादा किसकी होती है Br की, Br से ज्यादा किसकी होती है Cl की, Cl से ज्यादा किसकी होती है F की, F से ज्यादा OH की। अब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, और इन सबसे ज्यादा किसकी होती है H2O की। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा है वो किसकी है, एक F है एक Cl है, बाकी में 2 में क्या है H2O। तो यहाँ याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो CFSC होगी वो किसकी होगी H2O की आएगी। तो ये 2 ऑप्शन कोई से हमारे हो सकते थे। C की बात करेंगे तो C में Cr3 पर कितना चार्ज है +3, क्योंकि देखिएगा H2O पर चार्ज 0 होता है, जो बाकी चार्ज आपको बाहर दिखाई दे रहा है वो किसका है वो Cr का ही चार्ज है। बात करेंगे D की, तो D में कितना चार्ज आपको बाहर से दिखाई दे रहा है +2 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि Mn पे चार्ज कितना है +2। अब बात करेंगे चार्ज की, जिस एटम पे ज्यादा चार्ज होगा उसकी CFSC अधिक होगी, जिस पे चार्ज कम होगा उसकी CFSC कम होगी, क्योंकि लिगेंड दोनों में कैसे हैं सेम। ठीक है, तो अब डिपेंड किस पे करेगा चार्ज पे करेगा। ठीक है, तो CFSC अधिक किसकी होगी C की होगी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका, तो ऑप्शन C ही इसका आंसर है। Cr(H2O) का होल 6 आउट ऑफ ब्रैकेट 3+। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, देखिएगा 12 क्वेश्चन क्या है। तो 12th क्वेश्चन है हमारे पास में, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल नेचर ऑफ Cu2+ मेटल कैन हैव द एक्सप्लेन्ड बाय द इफेक्ट Cu2+ आयन के विकृति अष्टफलकीय। ठीक है, गलत लिखा हुआ है विकृत अष्टफलकीय है ये। ठीक है, अष्ट यहाँ फल आएगा इसमें, अष्टफलकीय प्रवृत्ति को निम्नलिखित प्रभाव द्वारा समझाया जा सकता है। तो कुछ ऑप्शन हमें मिले हुए हैं, पावलिंग का इफेक्ट है, जॉन टेलर प्रभाव है, ऑर्गेल का प्रभाव है, क्रम्पटन का प्रभाव है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रभाव को जॉन टेलर प्रभाव द्वारा समझाया जाता है। इंपॉर्टेंट है जॉन टेलर प्रभाव, हर सीजन में हर साल में इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, यही आता है। ठीक है, जो इन्होंने इसमें पूछा हुआ है कि किस प्रभाव द्वारा समझाया जाता है, तो ऐसा प्रभाव जो समझाया जाता है वो जॉन टेलर के द्वारा ही समझाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में कल फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।